जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विथ निकिता में। आज हम देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व को DPSP को, जो कि हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो आइए अब देखते हैं DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हम कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और ये राज्य के शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। देखते हैं कुछ पॉइंट्स। DPSP को संविधान में इसलिए शामिल किया गया है ताकि सरकारें इन सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी नीतियों एवं कानून बना सके जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर और सुरक्षित सुखद बना सके। इसके कुछ मेन पर्पस भी हैं इस DPSP के। पहला है आपका आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा आता है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। तीसरा है समाज के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना। फिर देखते हैं अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दिया है। राज्य का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों में दिया गया है, जो कि ये अनुच्छेद 12 में बताया गया था। फिर आते हैं अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये जो आर्टिकल 37 है ये DPSP का अनुप्रयोग है। इसमें अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। फिर भी ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। क्या है? देश के शासन के लिए मूलभूत है। राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें कानून बनाने के समय लागू करे। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें कानून बनाते समय लागू करे। फिर है इसमें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता और शासन संचालन के आधारभूत सिद्धांत है। ये संचालन है, इसको करेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ये कहता है कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कैसे? राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा, लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित करेगा, असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। फिर है इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और असमानता में कमी को ये दूर करेगा। फिर आते हैं आर्टिकल 39 में, जो कि राज्य की नीति के कुछ सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। आइए देखते हैं। कुछ राज्य के सुनिश्चित सिद्धांत है। पहला आता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। फिर है जो संसाधन है हमारे उसके वितरण जनहित में हो, धन का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। फिर है जैसे श्रमिक है एवं बच्चों का जो शोषण ना हो, बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो उसमें विकास में सुनिश्चित हो। फिर देखते हैं 39A। 39 ये कहता है इसी आर्टिकल का, ये A है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि सभी को समान न्याय उपलब्ध कराया जाए। गरीब एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानून सहायता दी जाए। ये किसमें दिया गया है? आपके 39A में। जैसे शॉर्ट में जैसे आपको इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए। जैसे आर्टिकल 39 है ये बोलता है कि इक्वल जस्टिस देता है, फ्री लीगल एड देता है। फिर आते हैं आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है तो याद रखना, हमेशा जो आर्टिकल 40 है आपका वो पंचायत से है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देगा। फिर आता है इसमें देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसे जैसे आप रिवीजन करते हैं उस वक्त इस पॉइंट को फटाफट आप देख सकते हैं तो इससे क्या जल्दी से थोड़ा याद हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। फिर देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? इस आर्टिकल के तहत ना कार्य पाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे रोजगार के अवसर प्राप्त हैं, ये सब राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल 41 में ये सब बताया गया है। आइए देखते हैं। जैसे कि काम है, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार इसमें बताया गया है और राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ही ये काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? जैसे मतलब उसमें दे सकता है काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था जो होती है और बीमारी और अपंगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। ये राज्य सरकार का उसका बोलना चाहिए कर्तव्य है ये।
फिर देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि मनरेगा है, काम का अधिकार देने के लिए है, और सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे सरकार ने लागू किया था। फिर है दिव्यांग पेंशन योजना, जैसे कभी मेंस में लिखने को आता है ना कि इस आर्टिकल के बारे में कभी भी अगर आ गया तो जैसे आप इस उदाहरण को आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। फिर कुछ देखते हैं आर्टिकल 42 में। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 मानवीय कार्य परिस्थितियों और प्रसूति सहायता के इसमें बारे में बताया गया है। देखते हैं, राज्य उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियों में कार्य करना। फिर आते हैं आर्टिकल 43 जो कि दिया है निर्वाह योग्य वेतन और जीवन स्तर पर, जैसे कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन बनाएगा, उचित जीवन स्तर है, अवकाश और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हमारी जो सरकार है ये सब इसमें उनका कर्तव्य है ये सब चीज़ का। फिर आते हैं उदाहरण थोड़ा देखते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है, जैसे कि बोनस अधिनियम है 1965 के इसके अंतर्गत आता है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना भी है, फिर भविष्य निधि PF योजना भी है। ये सब आर्टिकल 43 के अंतर्गत आएगा। एक्चुअली क्या है, ये नोट्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आप ना फटाफट चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, मेंस के लिए इसमें जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स आप देख लेंगे तो आपको क्या याद रहेगा मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी आपको सहायता करेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर ना सेम टू सेम वर्ड्स दे, कभी वो चेंज करके भी देता है तो हमको समझना पड़ेगा। जैसे हम आसान भाषा में जैसे ये सब आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए ईजी वे होता है एग्ज़ाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और मेंस में भी आंसर राइटिंग करना है उसके लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ये बताया गया है इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। समान नागरिक संहिता, जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके कुछ उदाहरण हैं। अभी भारत में ना अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग निजी कानून हैं, जैसे समान नागरिक संहिता लागू होने पर सभी के लिए एक समान कानून होगा। अब आते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ये कहता है कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे इसमें ना 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा का इसमें बताया गया है। और बच्चों के क्या है, ये ना थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। राज्य 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है। फिर है जैसे उदाहरण दिया है, जैसे राज्य जैसे बहुत सारी योजना निकालती है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी, जैसे वहाँ पर जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चों का वहाँ पर देखभाल किया जाता है, और जो भोजन है उनको जैसे उनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मिड डे मील योजना है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ऐसी बहुत सारी सरकार बहुत सारी योजना लाती है इसके अंतर्गत। तो जैसे हम मेंस में हम जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो हम इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है आंसर पे। फिर देखते हैं आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि जैसे कि राज्य में जो ST एवं SC वर्गों के विकास, उसमें वो विकास करे, और जैसे कि शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसमें दिया गया है। देखते हैं, राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षित करेगा। देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण है। छात्रवृत्ति योजना इसके अंतर्गत आता है, जैसे आरक्षित योजना के अंतर्गत ये सब जो सरकार है ना ये सब काम करती है। जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 है, और SC ST एक्ट है 1989 में, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 यह कहता है कि पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। अब जैसे कि राज्य पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य के उन्नयन का प्रयास करेगा, जैसे मादक है, जैसे पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो दवाएं हैं का सेवन पर प्रतिबंध लगाना उनका प्रयास है, किनका? राज्य का।
इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण हैं, जैसे उसके लिए भी उन्होंने कुछ मिशन और योजना बनाई थी, जैसे बहुत ख़राब जो पेय पदार्थ हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें प्रतिबंध लगा देते हैं जो हमारी जो सरकार होती है, तो उसमें उसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजना निकाली। आइए उन योजना को भी देखते हैं। जैसे निकाली थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM, आयुष्मान भारत योजना, फिर है जैसे कि शराबबंदी अभियान निकाला था, तंबाकू एवं गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार ने। फिर देखते हैं आर्टिकल 48 में ये बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, इसमें ना आर्टिकल 48A भी है जो कि वो पर्यावरण और वनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। देखते हैं आर्टिकल 48 को। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगठित करेगा और नस्लों के संवर्धन तथा पशुओं की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कैसे कुछ अधिनियम लाए थे सरकार ने इसके अंतर्गत, जैसे कि हरित क्रांति हो गया आपका, जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन हो गया, जैसे डेयरी विकास बोर्ड हो गए, पशु कुर्ता निवारण अधिनियम, सब इसके अंतर्गत ये सब लाया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 48 को। जो 48A है ना, वो बताता है कि पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। ये सब हमारे राज्य का ना कर्तव्य है। फिर देखते हैं राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा करेगा, देश के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करेगा। ये सब किसका काम है? ये सब राज्य का काम है। फिर देखते हैं कुछ उदाहरण हैं, इसमें भी बहुत सारे अधिनियम लाए थे सरकार ने कुछ वन संरक्षण के लिए। देखते हैं। अब पहला है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT जिसे हम कहते हैं, फिर आता है जैसे चिपको आंदोलन है, जन सहयोग इसमें राज्य ने इसमें किया था। अब देखते हैं आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्र महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की रक्षा करना। इसमें ना जैसे ये बताया है कि राज्य भारत के किसी भी भाग में स्थित राष्ट्र जो महत्व है, जैसे कि उनके जो स्मारक हैं, स्थल है, वस्तु है, उनकी रक्षा करेगा कौन? राज्य रक्षा करेगा। फिर है उनके संरक्षण और देखभाल का प्रयास करेगा कौन? राज्य ही करेगा। किसका कर्तव्य है? ये सब राज्य का है, इसी के अंतर्गत है ना ये, इसी में बताया गया है। DPSP का मतलब यही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अधिनियम निकाला था सरकार ने 1958। फिर है जैसे कि ताजमहल है जो बहुत अच्छे से सुरक्षित है, उसे आप मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते। बाहरी लोग भी जैसे आते हैं, उसमें कुछ जांच है, ये सब अभी बहुत कुछ नया नया जैसे निकलता है, तो बिना सरकार के आप कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए राज्य का ये कर्तव्य है। फिर देखते हैं कुतुब मीनार है आदि का संरक्षण, ये सब राज्य का कर्तव्य है। फिर देखते हैं आर्टिकल 50 ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। देखते हैं कैसे होता है। राज्य जो है ना, वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, जैसे न्याय प्रणाली को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करेगा। जैसे उदाहरण है दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान, और जैसे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस कार्य जो है वो सब अलग है, इसके जो कार्य है ना, ये सब अलग अलग कार्य हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, जैसे कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। फिर है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का सम्मान भी करेगा, जैसे उदाहरण में दिया गया है आपका। एक मिनट, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। देखते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण है जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। फिर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। फिर है जलवायु परिवर्तन समझौता, पेरिस एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। फिर देखते हैं कुछ, फिर हम आते हैं आर्टिकल 51A। देखिए इसमें भी अलग है, आर्टिकल 51 को भी आप याद रखेंगे अच्छे से। फिर आता है जो आर्टिकल जो 51 है ना, वो हमारा मौलिक कर्तव्यों की परिभाषित करता है। इसमें ये बताया जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। देखते हैं कैसे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कौन से? 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एक मिनट। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है ना, वो 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और इसकी जो सिफारिश किसकी सिफारिश पर था? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं 1992 के 86 जो अमेंडमेंट है ना, उसके द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना था।
फिर आते हैं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करें। और फिर देखते हैं इसमें ना कुछ मूल कर्तव्य हैं, हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। उन 11 मूल कर्तव्य को देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है हमारा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमारा ये मूल कर्तव्य है, ये हमें करना ही है। फिर आता है दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन करना। फिर तीसरा है आपका, देश की संप्रभुता, जो हमारी देश की जो संप्रभुता है और एकता को, अखंडता की हमें रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा देना। फिर है, सभी नागरिकों में समस्त और समानता की भावना विकसित करना। फिर है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सातवां देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देखेंगे कुछ और पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।